is the second class for the day. आज की इस लेक्चर में हम पावर का टॉपिक ख़त्म करेंगे एंड विल ट्राई कि कोशिश होगी यही कि पावर के बाद में जो डेमोक्रेसी का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर पाएँ। तो अगर वो स्टार्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल से हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी फर्स्ट कोशिश यही रहेगी कि पावर का टॉपिक कवर किया जाए। ठीक है। गुड इवनिंग आयुष्मान, हाउ आर यू? गुड इवनिंग एवरीवन। सो पावर के टॉपिक से रिलेटेड मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद पावर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म हमारा कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। थोड़ा सा एक दो आइडियाज और बचे हैं, वो एक बार खत्म हो जाए उसके बाद सिर्फ पावर ही कवर करना है, फिर उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी पावर को कवर करने में। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद नाउ। एक बार मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ एंड विल बिगिन विद द सेशन। ठीक है। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। हमने देखा था मिशेल फुकॉल्ट की थ्योरीज हमने कवर की थी पोस्ट मॉडर्निज्म में, और उसमें हमने देखा कि वो बात करते हैं कि एक नॉलेज पावर कनेक्शन होता है। नॉलेज पावर कनेक्शन क्या होता है कि जिसके पास में नॉलेज है, नॉलेज का यूज़ करके बेसिकली अपनी पावर डोमिनेट की जाती है सामने वाले पे। ठीक है, पावर को डोमिनेट कराया जाता है। बेसिकली दे डोमिनेट विद द हेल्प ऑफ दिस पावर एंड नॉलेज कनेक्शन। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि एडवर्ड सेड हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओरिएंटलिज्म का, और उनका यही कहना था कि नॉलेज और पावर का कनेक्शन होता है। जो नॉलेज प्रिवेल करती है उसी की पावर सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे पहले जो चर्च में जो फादर्स हुआ करते थे, चर्च के फादर्स की नॉलेज प्रिवेल करती थी। सब लोग गॉड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी उसको मानते थे, उसको फॉलो करते थे, तो इसीलिए चर्च के फादर्स के पास में ज़्यादा पावर थी उस टाइम पे। बाद में जब साइंस आया तो साइंटिस्ट को प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं बुर्जुआजी क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास वाले होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास वाले होते हैं, तो इसीलिए पावर उनके हाथ में होती है, क्योंकि आज साइंस का डिस्कोर्स ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे ही यूज़ किया है नॉलेज पावर कनेक्शन। उन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी ये बताने के लिए कि ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो बारबेरियंस हैं, सिविलाइज लाइफ नहीं जीते हैं, और ऐसी थ्योरीज लेकर के ये बताया कि वेस्ट वाले लोग सिविलाइज्ड होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, रैशनल होते हैं, हर चीज़ में रीज़न लगा करके पूरा फिर डिसाइड करते हैं कि क्या होना है। तो अल्टीमेटली इसके चलते वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर पाए। तो ओरिएंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है कि आइडियोलॉजिकली आप सामने वाले को हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन ऐसे दोगे कि वो आइडिया जो आप करवाना चाहते हो उनसे, जो आप चाहते हो कि वो लोग एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद में। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, मतलब सेलेक्टिव एग्जाम्पल लेकर के इस तरीके से बताया जाएगा। तो एडवर्ड सेड ने ये शो करने की कोशिश की है कि कैसे वेस्ट जो कंट्रीज हैं आज के टाइम पे उन्होंने इस्लाम पे अपना डिस्कोर्स क्रिएट किया हुआ है कि इस्लाम जो है स्पेशली ईस्ट में ये माना जाता है कि इस्लाम इज़ नॉट दैट बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस्लाम की साइड से भी जो, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हो चाहे कोई भी कंट्रीज़ हो, तो उस हिसाब से एडवर्ड सेड का कहना है कि ये इम्पोज करने की जो
कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि इन्हीं के जो वैल्यूज है वो एक्सेप्ट हो एज अ नॉलेजेबल थिंग, एंड इनसे इनको ही फायदा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को फायदा होगा। तो वन ऑफ द रीज़न कि आज के टाइम पे हमारे जो ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर अब तो हिस्ट्री लिखी जा रही है, लेकिन पुरानी अगर हम देखें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम की हमको राइटिंग्स नहीं मिलती हैं। जैसे कि एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में इंडिया में भी देखेंगे हम कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र की एक बुक ऐसे नहीं है कि हमने कहीं खुदाई की, एक्सकवेशन की, एंड वी गॉट दैट बुक इन आवर हैंड, एट अ सिंगल प्लेस। अर्थशास्त्र का काम हमें इधर उधर बहुत सारे एक बुक किताब में नहीं मिला है, काफ़ी अकाउंट्स में मिला है। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए एडवर्ड सेड अपनी जो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हिस्ट्री की इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करके वेस्टर्न कंट्रीज अपनी नॉलेज इस्टेब्लिश करके अपनी पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं, जिसके चलते एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ, जो एडवर्ड सेड ने कहा इनसे इन्फ्लुएंस होकर के स्कूल ऑफ थॉट आएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म मैंने बताया था कि पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहाँ पर आज भी कॉलोनियल लेगेसी फॉलो की जा रही है। The countries where which where they follow the colonial legacy even today, that is a post colonial legacy. तो इस हिसाब से यूएसए, बिकॉज इट हैज कम आउट ऑफ द दिस colonialism, it has overcome this legacy, इसीलिए यूएसए कॉलोनी नहीं है, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस, साउथ एशिया के नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस, सेंट्रल एशिया के नेशंस, मोस्टली ये सभी नेशंस जो हमको देखने को मिलेंगे, ये सभी कॉलोनियल नेशंस है, पोस्ट कॉलोनियल स्पेशली। तो यानी यहाँ पर एडवर्ड सेड ने जो बोला, एडवर्ड सेड के कॉन्सेप्ट है जो ओरिएंटलिज्म का, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है पोस्ट कॉलोनियलिज्म से। और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, इनके लेगेसीज डिफरेंट थी, तो वो सेम चीज़ें वो पोस्ट कॉलोनी पे नहीं इम्पोज कर सकते, वो सेम वैल्यूज। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक ऐसी अटेम्प्ट है कुछ स्कॉलर्स की, जिसमें ये पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड को एकेडमिक्स वाइज डीकॉलोनाइज करना चाहते हैं, कि जो एकेडमिक्स हैं, जो बुक्स आप पढ़ोगे, जो थ्योरीज आप पढ़ोगे मोस्टली, उसमें ज़्यादातर ऐसी बातें बोली गई हैं जिसमें कहीं ना कहीं अभी थॉट्स में भी कॉलोनाइजेशन चल रहा है, यानी वही वैल्यूज जो वहां पर एग्जिस्टेंट है वो इम्पोज कर दिया एज इट इज हम पे। तो ये उसको डीकॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको डीकॉलोनाइज? कंट्रीज को डीकॉलोनाइज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एकेडमिक्स को डीकॉलोनाइज, यानी थ्योरीज को डीकॉलोनाइज करने की बात की जा रही है। अब एकेडमिक्स में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो रिच लिटरेचर है, क्योंकि इनके यहाँ पे राइटिंग ट्रेडिशन था, ये लोग हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया करते थे, प्लेटो से लेकर के एरिस्टोटल से लेकर के कितने सभी हमें थिंकर्स के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आज भी वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली दे हैड दिस डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से मैक्सिमम इनके ट्रेडिशन में हमको देखने को मिलेगा कि जो इनके वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ ये दूसरी कंट्रीज पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से, अपनी थ्योरीज के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। और पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स का कहना है कि जो आपके यहाँ पर थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव से लिखी नहीं गई हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई हैं, तो ये थ्योरीज हमारे पर्सपेक्टिव का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देती हैं। ये इसीलिए हमारे लिए सही सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे आपकी थ्योरीज कि हम हमारी कंट्रीज को क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अगर
हम आपके दिए हुए सॉल्यूशंस पे जो आप इम्पोज कर रहे हो, जो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नहीं है, अगर उनको इम्पोज करेंगे तो इससे हमारे यहाँ पे नई प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। तो याद रखना है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एडवर्ड सेड भी आते हैं। ठीक है। यस, ओरिएंटलिज्म इज इम्पोजिंग ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। ओरिएंटलिज्म इम्पोज नहीं कर रहा है, ओरिएंटलिज्म ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है कि जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज वही वैल्यूज को पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज पे एज इट इज इम्पोज करने की बात कर रही हैं कि वही चीज इम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरीज में यही लिखा है कि ऐसे ही काम होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो एडवर्ड सेड खुद एक पोस्ट कॉलोनियलिस्ट हैं। ये बोलते हैं कि वो वैल्यूज जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो आप वो सारी थ्योरीज हम पे इम्पोज नहीं कर सकते कि जो थ्योरीज, जो सोल्यूशन आप अपनी थ्योरी लगा करके देते हो वही सोल्यूशन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे लगा दें। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो एक तो इसमें हो गए एडवर्ड सेड, उसके अलावा दूसरे आते हैं होमी भाभा। एंड होमी भाभा क्या बोलते हैं, इसके बाद है गायत्री स्पिवाक, होमी भाभा। तो व्हाट वी गेट टू नो इज कि होमी भाभा का कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा डाइकोटमी है। डाइकोटमी मतलब कि इस तरीके से या तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है या स्टेट इंपॉर्टेंट है, कभी ये दोनों बातों पे राजी नहीं होंगे। जबकि आप ईस्ट में देखोगे, ईस्ट में जो रिजेक्शन हो, ईस्ट में ऐसे आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है। ईस्टर्न कंट्री में, इंडिया में आज के टाइम पे दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इंडिविजुअल और स्टेट दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इंडिया में हमको कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, ईस्टर्न कल्चर में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में जो कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने हाइब्रिड की बात की है, हाइब्रिडिटी की बात की है कि ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, स्टेट को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो यानी ईस्ट कंट्रीज में दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वेस्ट कंट्रीज में होता है बाइनरी वर्ड में, बाइनरी टर्म्स में, या तो जीरो है या वन है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या तो आप इंडिविजुअल को सपोर्ट करें या आप स्टेट को सपोर्ट करें, तो आपको किसी एक को चुनना होगा। लेकिन इंडियन कल्चर में कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है जैसे इनका कल्चर है। हमारे कल्चर में गिव एंड टेक नहीं है, हमारे कल्चर में दोनों को इक्वल वैल्यू दी जाती है। सो ये बात करते हैं होमी भाभा। इसीलिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में बोल रहे हैं कि पावर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल के पास में हो या सिर्फ स्टेट के पास में, पावर इज एवरीवेयर। तो इस स्कूल में, पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल में, कहीं ना कहीं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो आइडियाज हैं वो काफी सिमिलर है। आया समझ? एनी डाउट? हाँ जी। अभी तक तो मुझे आपके कमेंट्स ही नहीं दिख रहे थे। पावर इज एवरीवेयर किसने बोला था? मिशेल फुकॉल्ट ने। पावर इज एवरीवेयर। डाइकॉटमी मैंने आपको बताया, डाइकॉटमी मतलब या तो ये चीज बाइनरी में, अब प्रियंका बात करो, बट डाइकॉटमी मतलब या तो ये सही है या गलत है, या तो इंडिविजुअल को राइट दो या फिर स्टेट को राइट दो। मतलब स्टेट के पास में ज्यादा पावर होगी या इंडिविजुअल के बारे में बात होगी। वेस्टर्न कंट्रीज में डाइकॉटमी होती है, ईस्ट में डाइकॉटमी नहीं होती। ठीक है। होमी बाबा पे स्टक हो गया था। मुझे आपके मैसेजेस आने बंद हो गए थे। नाउ आई कैन सी दैट। लेट मी चेक दोबारा से। ठीक है। अब आते हैं होमी बाबा के बाद। ये इनकी जो बुक है जो होमी बाबा ने लिखी थी, बुक का नाम है द लोकेशन ऑफ कल्चर। द लोकेशन ऑफ
कल्चर, इस बुक में ये बात की है इन्होंने, हाइब्रिडिटी की बात की है कि ईस्टर्न कंट्रीज में हाइब्रिडिटी है, बाइनरीज नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है। दिस इज व्हाट वी सी। अब आगे आते हैं गायत्री स्पिवाक। वेट, एक मिनट। हेलो। हाँ जी। क्या चीज? आप, मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक है। ओके, सॉरी। गायत्री स्पिवाक। ठीक है, तो गायत्री स्पिवाक के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, बुक का नाम है इनकी कि कैन दी सब ऑल्टरन स्पीक, कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है क्या वो बोल सकते हैं? कैन सब ऑल्टरन स्पीक, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस बुक में गायत्री स्पिवाक बोलती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं एकेडमिक्स में इनकी हेजीमनी है। हेजीमनी मतलब इनकी डोमिनेशन है, ये डोमिनेट करती हैं इस तरीके से। और लेकिन इस डोमिनेशन के चलते दो क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सबऑल्टरन के पास में ये राइट है कि वो बोल सकते हैं? कैन सबऑल्टरन स्पीक, इसमें हाईलाइट जाएगा सबऑल्टरन पे। पहला क्वेश्चन है, सबऑल्टरन की बात करते हैं कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज रेडी हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज बोलना चाहती हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सब ऑल्टरन क्लासेस हुई ईस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो सबऑल्टरन का पार्ट हुए, क्योंकि वो लोग तो सिविलाइज नहीं है, तो उनको सबऑल्टरन में डाला। तो गायत्री स्पिवाक बोलती हैं कि क्या ये लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या ये रेडी है हमारे जो व्यूज हैं उनको सुनने के लिए? पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें हाईलाइट जाएगा कैंप पे। कैंप पे कैसे कि अगर मान लो सब ऑल्टरन के पास में कैपेसिटी है बोलने की इनके अगेंस्ट में, तो क्या अगर इनके पास में कैपेसिटी है, अगर इनके पास में कैपेसिटी है तो डू दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस है? ये दो क्वेश्चन सामने आए, इसलिए इसके ऊपर हाईलाइट किया। और हाईलाइट करके ये चीज़ बताई गई कि वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली में हेजीमनी अपनी बनाई हुई है इन लोगों ने इस तरीके से कि जो सब ऑल्टरन क्लासेस हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज में लोग रहते हैं जिनके अपने व्यूज़ हैं, हो सकता है इनके व्यूज़ खुद के अपने ना हो क्योंकि इनके हेजीमनी की वजह से ऐसा है। बिकॉज it might happen that they do not have their own understanding, because ये चीज क्वेश्चनेबल है कि इनके अंडरस्टैंडिंग इनकी खुद की है, क्योंकि ये लोग भी इसी रिच जो हम बात कर रहे हैं थ्योरीज की, इन्हीं को पढ़ करके बड़े हुए हैं। मतलब इतना इन्होंने पूरा डिबेट इनका पढ़ा है, पूरी पीएचडी इन सभी में की है, इन्हीं बुक्स को, इन्हीं के लिटरेचर को ज़्यादा एनालाइज किया गया है। सो अल्टीमेटली इनके अंडरस्टैंडिंग क्या इनकी अपनी है कि नहीं, तो ये गायत्री स्पिवाक कहती है। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, पावर की थ्योरीज में हो, कहीं पे भी हो, तो हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेशन है उसमें। यानी आज के टाइम पे जो भी आइडियोलॉजी हमको देखने को मिल रही है, जो भी आइडियोलॉजी आज के टाइम पे डोमिनेंट है, उसमें कहीं ना कहीं बुर्जुआजी क्लास पावर एक्सरसाइज कर रही है। जो भी नॉलेज प्रेजेंट है एकेडमिक्स की, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं कंट्रीज को फायदा हो रहा है, जो कि हम देखते हैं कि यूएसए जैसी कंट्रीज को ही फायदा हो रहा है। इन्हीं की आइडियोलॉजी डोमिनेंट है, मतलब यहीं की कंट्री को फायदा होगा। जीडीपी वाइज ये सबसे ज़्यादा आगे हैं, और क्लाइमेट चेंज को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री को फेस करना पड़ेगा तो वो ये कंट्रीज है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगी अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी ऐसा होता है, हजार्डस कोई भी फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब चीज़ें इनको फेस करनी। सो ये आइडिया आता है इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म का। एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक है आइडियोलॉजी का। तो उसमें तीन आपको याद रखने हैं, एक तो लियोटार्ड, डेरिडा और मिशेल फुकोल्ट।
और कहाँ से किन किन सोर्सेस से इन्फ्लुएंस थे जो मैंने आपको बताया, ये सभी पहले तो नीचे से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो इनके व्यूज क्या थे कि भगवान मर चुके हैं, गॉड इज डेड। सुपरमैन का नीचे का अपना व्यू था, और विल फॉर पावर के बारे में बात की। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आइडियाज हमने देखे, एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, इंटरपोलेशन का आइडिया अल्थुजर का देखा, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट देखा हमने थॉमस कुन का। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन देखा। ये सभी चीज़ें याद रखेंगे आप। तो ये जो लोग आइडियोलॉजी को प्रोजेक्ट करते हैं, एज कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती, आइडियोलॉजी बेसिकली रियलिटी का एक्सप्लेनेशन होता है, एक तरीके की स्टोरी होती है, ठीक है। आइडियोलॉजी को जो आइडियोलॉजी मानती हैं वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो रियलिटी है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि रियलिटी को समझना बहुत मुश्किल है, रियलिटी को समझना बहुत मुश्किल है, एंड आप आसानी से समझ नहीं सकते। इसीलिए जितनी भी थ्योरीज आपको दी गई हैं वो सभी थ्योरीज एक्चुअली में डिस्कोर्सेस हैं, वो सभी थ्योरीज नरेटिव्स हैं। वो एक तरीके से स्टोरी बनाई हुई है ताकि वो अपनी पावर एस्टैब्लिश कर सकें दूसरे के पे ऊपर। आया समझ? पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये कहना है। तो यानी आइडियोलॉजी का अगर आपको नेचर समझना है तो नॉलेज कनेक्शन का पावर है, और इसीलिए मिशेल फुकॉल्ट बताते हैं सेक्सुअलिटी का डिस्कोर्स बताएंगे, एबनॉर्मलिटी का बताएंगे, कि किसी को अगर जानना है कि आप एबनॉर्मल है कि नहीं तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास नॉलेज है। तो अगर आपको साइकेट्रिस्ट बोलेगा कि हाँ ये बंदा एबनॉर्मल है तो सब मान लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उसको, nobody will question the knowledge of a psychiatrist। तो यही चीज़ है एडवर्ड साइड का। इसीलिए ये कहना है अपने ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट में कि कैसे ये थ्योरीज बिल्ड की जाती हैं पावर को एजर्ट करने के लिए। आप जब लोग कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट पे जब रेड होती है, जब रुकते हैं, तो वहां पर भी आप पे पावर एक्सरसाइज हो रही है। पावर इज एवरीवेयर। यानी कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई भी, सब चीजें सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स केओस में है, यूनिवर्स ऑर्डर में नहीं है। कुछ भी कभी भी कहीं पे भी होता रहता है, उसका कोई रीजन नहीं है, एवरीथिंग इज इन केओस, कोई ऑर्डर नहीं है। इसके बारे में पोस्ट मॉडर्निस्ट बात करते हैं। तो फिर ये चीज आती है कि क्या लिबरलिज्म ने आइडियोलॉजीज अपनी जीती कि नहीं। तो आइडियोलॉजिकल बैटल के बारे में बात होती है, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट आएगी इसमें, एंड वो सब हम कवर कर ही चुके हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था 2008 में, तो उसने चैलेंज किया लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को भी, ठीक है। एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर एंड वेस्ट पोजेस पावर, यस दैट्स ट्रू। समझ में आया? सो दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म, काफी कॉम्प्लेक्स है बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस कि सच एक नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता है कभी सच। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी समझ में आई? आयुष्मान, आप पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं सभी, आपने देख लिए हैं सभी वीडियोस? आर यू फॉलोइंग बैच नंबर 6 और बैच नंबर 7? कौन सा बैच फॉलो कर रहे हैं आयुष्मान आप? बोथ, ठीक है, नो इश्यूज। अब बात करेंगे हम बाकी सभी जो हमारे पावर को लेकर के जितने भी थ्योरीज हैं पावर को लेकर के, पहले उसको कवर करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, एंड फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, कि एलीट क्या बोलते हैं पावर को लेकर के, ठीक है। विल कवर दैट। अच्छा, जो कल का आपका सेशन था वो मैंने शाम को ही रख दिया है, आप लोगों को सुबह नहीं चाहिए था, तो your Hindi is not good that, so okay you keep switching, no issues आयुष्मान। आप नेक्स्ट यू नो हमारा बैच शुरू हो रहा है, नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 1 अक्टूबर। इफ यू वांट आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्योरली इन इंग्लिश। हाँ, सो
let's go for your class for tomorrow. We were having two classes tomorrow, so I am going to reschedule one of the classes to 6:30. You did not want me to take the class at 11 और 8, जो भी 9:30 हमारा टाइमिंग था, तो मैंने शाम को 6:30 बजे का टाइम रखा है। अब आप लोग 6:30 बजे शाम को, जैसे आज हम 6:30 बजे क्लास ली है, वैसे ही कल शाम को भी हो जाएगी। फिर कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। फिर आप 28 को हॉलीडे लो, क्योंकि आई थिंक हॉलीडे बेटर रहेगी। 27 को हॉलीडे रहेगी आपकी, और 30th को भी हॉलीडे रहेगी फिर आपकी। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस दिस मंथ एट द एंड, तो उस वजह से भी बेहतर रहेगा हम शामी को कवर कर लें। डाइकॉटमी इन सेक्युलरिज्म अफेक्टिंग कल्चर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो, डाइकॉटमी तो है उसमें। ठीक है, डाइकॉटमी के सेपरेट रखो, और या तो आप मतलब रिलीजन को पूरा वो दो, या फिर रिलीजन को दो ही मत। राइट, सो देयर इज अ डाइकॉटमी ऑलवेज इन वेस्टर्न वैल्यूज, इन वेस्टर्न कल्चर। हाँ, 2 दिन की रिवीजन रहेगी आप लोगों के पास में, इनफ रिवीजन हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट मंथ से टाइमिंग्स मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगी। ओके, सो अब पावर का टॉपिक ही खत्म हो पाएगा आज। पावर इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। आपके बैक प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं पावर पढ़ाती थी तो 2 टॉपिक में कवर हो जाता था, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लासेस होती थी। अब बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजंस मैं 2-2 घंटे की क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, तो इसीलिए 3-3 क्लासेस लग जाती हैं टॉपिक को कंप्लीट करने में। और उस टाइम पे मुझे लगा था कि डाउट क्लियरिंग सेशंस आएंगे तो हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, कंप्लीट तो हम कर ही लेंगे नो मैटर व्हाट। एक दिन तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना ही है, नो इश्यूज विद इट। आंसर्स, ठीक है। So let's go for power theory. Theory first of all we will cover in power. Theoretical aspect just like we have covered. जैसे हमने स्टेट का theoretical aspect कवर किया था, ऐसे ही पावर का theoretical aspect हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि कभी भी पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज जो आप लोग मेंशन करेंगे वो ये रहेगी कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये कोर कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ में लिखोगे कि ये कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, कल 8 बजे सुबह काल मार्क्स होगा। हमारा जो आंसर राइटिंग क्लास होगी, मॉर्निंग क्लास आप रखवाना चाहते हैं, क्षत्रिय मॉर्निंग क्लास ही रहेगी। मॉर्निंग क्लास का टाइम रहेगा 8:30 या 8 o'clock से। ठीक है, ऐसे रखेंगे। मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, लेकिन टाइम ये रहेगा। ओके, पावर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोर कॉन्सेप्ट है पावर का, कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा लिखना है। कंटेस्टेड का क्या मतलब होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए हैं पावर को लेकर के। इसीलिए हम इतने स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ेंगे पावर में कि एट द एंड अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, तो सच तो कोई भी नहीं बोल रहा। पोस्ट मॉडर्निस्ट की मानेंगे तो सच कोई नहीं बोल रहा है ना। तो पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म की, अभी पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी बताई थी, उसी में आगे जब हम सबका कवर कर लेंगे तो पोस्ट मॉडर्न का एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। पॉलिटिक्स में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि पावर को किस हिसाब से शेयर करना है, पावर किसके पास में होगी, कौन डिसाइड करेगा, पावर कहाँ रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होगी। अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि प्लेटो ने सारी पावर किसको दी, एब्सोल्यूट पावर दी फिलोसोफर किंग को। ऐसे ही मिडिल क्लास को एरिस्टोटल ने दी। मैकियावेली ने बुर्जुआजी क्लास को, प्रिंस को बोला कि बुर्जुआजी क्लास जो है वो आपको पावर देंगे, और प्रिंस जो पावर यूज करेगा वो हार्ड पावर यूज करेगा। हॉब्स ने सारी पावर स्टेट को दी। जॉन लॉक ने सारी पावर लोगों को दी। फिर आए जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने किसको पावर दी, उन्होंने स्टेट को आगे पावर दी है कि इंडिविजुअलिज्म होता है, लेकिन जहां पर भी लगे कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पर स्टेट को पावर दे दो। ये भी देखा हमने।
एट द सेम टाइम फिर हमने देखा कि कार्ल मार्क्स तो पावर के बारे में यही बोलते हैं कि पावर जो होती है वो कोअर्जन की तरह यूज की जाती है, फोर्स की तरह यूज की जाती है, स्टेट यूज करता है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोगों को। फिर हैना रेंड का पावर का कॉन्सेप्ट अलग था कि पावर तब जनरेट होती है जब सभी लोग साथ में आते हैं, और तब डिसअपियर हो जाती है पावर जब वापस अपनी रिस्पेक्टिव पर्सनल स्फीयर ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। तो स्टीवन ल्यूक्स की बात करते हैं। स्टीवन ल्यूक्स ने अपना पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। तो देखो, पावर के कॉन्सेप्ट में दो टाइप की चीजें होती हैं। पावर के दो व्यूज होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। कन्वेंशनल व्यू का मतलब है कि पावर को आप एक डोमिनेशन की तरह देखते हो। जैसे रॉबर्ट डेहल है, अभी रॉबर्ट डेहल के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट डेहल एक प्लूरलिस्ट है। वो ये बोलते हैं कि पावर एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट होता है। मतलब पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके चलते आप सामने वाले से, अगर वो आपके लिए काम करना भी नहीं चाहता है, तो भी आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो। सो पावर इज एन एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स इवन इफ इट इज अगेंस्ट देयर विश, दैट इज पावर। इफ आई टेल यू कि आपको सुबह 7 बजे क्लास में आना है, आई हैव द पावर टू टेल यू बिकॉज मैं क्लास ही तब लूंगी। तो अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो यू हैव टू कम, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू, दैट इज पावर। ठीक है। सो पावर इज समथिंग लाइक दैट, इट इज द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विश। तो पावर इसीलिए कन्वेंशनल सेंस में, जब डोमिनेशन की फॉर्म में हम पावर को समझते हैं, तो पावर इज सीन एज कोअर्सिव। पावर को कोअर्सिव समझा जाता है। कोअर्सिव मतलब कि आपने फोर्स किया सामने वाले को, आपने फोर्स किया है सामने वाले को, दैट इज कन्वेंशनल सेंस में हम पावर को समझते हैं। लेकिन इसमें नॉन कन्वेंशनल वे भी होता है। तो हम अभी तक अपनी जिंदगी में, जब तक हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा था, जब भी हमसे पावर की बात की जाती थी, हम हमेशा कन्वेंशनल सेंस में ही पावर सोचते थे, है ना। लेकिन अब जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको पता चलता है इसमें नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर, जो कि हैना अरेंट ने दिया था। हैना अरेंट ने क्या बोला था? हैना अरेंट ने कहा था कि जब लोग, पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप डोमिनेशन करो, ये सब चीजें। पावर डज नॉट मीन डोमिनेशन। पावर का मतलब होता है एम्पावरमेंट। लोगों के पास में पावर आनी चाहिए, एम्पावरमेंट, जिससे कि लोगों का वेलफेयर, लोगों के जो भी ग्रीवांसेस हैं, लोगों के पास में इतनी पावर हो कि अगर उनके ग्रीवांसेस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कोई और ऑप्शन, अल्टरनेटिव निकाला जाए। सो पावर इज एम्पावरमेंट। तो एक होता है कन्वेंशनल व्यू, एक होता है नॉन कन्वेंशनल व्यू पावर का। अब इसी में एक और स्कॉलर हैं स्टीवन ल्यूक्स, जिन्होंने थ्योरी, पावर की थ्योरी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड ही हैज गिवन 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? एक तो इन्होंने दिया फॉर्मल सेंस में, कि पावर का मतलब होता है, फॉर्मली अगर हम पावर सोचे तो पावर का मतलब है डिसीजन कौन लेगा। दूसरा होता है पावर का मतलब एजेंडा सेटिंग, ये मार्क्सिस्ट व्यू है, ये मार्क्सिस्ट व्यू है। एंड फिर आता है थॉट कंट्रोल प्रोसेस। पावर का मतलब होता है कि आप सामने वाले का थॉट कंट्रोल प्रोसेस को ही डोमिनेट कर लो। जैसे कि ग्रामशी ने कहा था हेजीमनी के थ्रू, कि डायरेक्टली नहीं, स्कूल्स के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, एंड मीडिया के थ्रू, एंड चर्च के थ्रू, आप जैसे सोचते हो, आपको सोच, जो आपकी सोच है वही मैन्युफैक्चर अगर वैसे कर दी जाए कि उन लोगों को फायदा मिले, थॉट कंट्रोल प्रोसेस आपका अगर उस पर कब्जा कर लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली आप पे पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो ये 3 कैटेगरीज दी इन्होंने। इंटरपलेशन हो गया या फिर ग्रामशी हो गया, इसमें दोनों आएंगे। इसमें ऐसे ही मिशेल फुकॉल्ट का भी आएगा कि आपके जो थॉट हैं, जो आपको लगता है कि मतलब आपको सच पता है, ये सब चीजें डिस्कोर्स है। ये सब चीजें एक वे है, आपको आधा सच पता है, आपको पूरा सच पता ही नहीं है। आपको लगता है आपको सच पता है, लेकिन आपको नहीं पता है पूरा सच। पूरा सच कहीं अवेलेबल नहीं है। तो थॉट कंट्रोल प्रोसेस ये रहता है कि थॉट से उनको कंट्रोल करो। डिसीजन मेकिंग से कर सकते हो, जैसे स्टेट करता है। स्टेट आपको कैसे कंट्रोल करता है, आप पे कैसे पावर एक्सरसाइज करता है डिसीजन मेकिंग से? मान लो स्टेट ने डिसीजन लिया कि कल से आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो आप पे फाइन लगेगा, आपको जेल में डाला जाएगा,
5 साल के लिए, लेट्स से दैट। तो अब फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू सोसाइटी में डिसीजंस लिए गए हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब लेजिस्लेचर के थ्रू एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेचर ने एक डिसीजन लिया कि ऐसा है, और क्योंकि पावर किसके पास में है, स्टेट के पास में है यहाँ पे, तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स के जो व्यू है उससे काफी क्लोज आता है। यानी पावर को जब ये 3 डायमेंशनल व्यू लेते हैं तो पहला ये बोलते हैं कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्टडी करनी होगी जिनके पास में पावर है। एक तो फॉर्मल सेंस में, फॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो कि पावर क्या है। दूसरा आता है एजेंडा सेटिंग। आप एजेंडा सेट करते हो, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और जो बुर्जुआजी क्लास है, बुर्जुआजी क्लास क्योंकि डोमिनेंट क्लास है, वो एजेंडा सेट करके देते हैं और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता है। एजेंडा सेटिंग कौन करता है? बुर्जुआजी क्लास, कि भाई ये किया जाना चाहिए, और स्टेट बस उसको इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, ऑफ बुर्जुआजी क्लास, दैट्स व्हाई। उसके बाद आता है थॉट कंट्रोल प्रोसेस। एंड थॉट कंट्रोल प्रोसेस ये बोलता है कि आप जो सोच रहे हो, कि आप सोच रहे हो या आप नहीं सोच रहे हो, या आपसे आपको फोर्स किया जा रहा है उस लाइन में सोचने के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट आता है, ग्रामशी का हेजेमनी हो गया, या अल्थुजर का इंटरपलेशन हो गया, या मिशेल फुकोल्ट का हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, कि एक डिस्कोर्स आपके दिमाग में डाला जाता है, ठीक है, और वही आपको लगता है कि वो सच है। तो ये तीनों चीजें समझ में आई आपको? ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था पावर का। तो अब पावर के ऊपर क्वेश्चन अगर आए, कि मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि पावर की पूरी डिबेट प्रेजेंट करो, तो आपको सबसे पहले बताना है कि पावर इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज even though it is a core concept, it is, but it remains contested because different scholars have looked at power in different ways. And फिर आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल व्यू के बारे में बता दो, एंड देन यू टॉक अबाउट दिस नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर ऑल्सो, एंड स्टीवन लुक्स के बारे में बात करके इनका लिखो। अब उसके बाद में आपको वेरियस डिबेट्स देनी है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट ने अलग अलग व्यूज दिए हैं। अब यहाँ पर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने के लिए। हाँ, एवरी थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस इज कंटेस्टेड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज देर इज अ क्वेश्चन लाइक पावर पे क्वेश्चन है, या स्टेट पे क्वेश्चन है, या जस्टिस पे क्वेश्चन है, या इक्वालिटी पे क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज अ कोर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। लेकिन ये लाइंस हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमको मार्क्स मिलेंगे इसके। As per thought control process, truth is cooked up deliberately. Yes, Ayushman. As per thought control process, you remember Gramsci? Gramsci talks about hegemony, that through media, through schools and colleges, the bourgeoisie class deliberately will manufacture this ideology for us in our mind. Because the curriculum, the school syllabus, and everything will be designed in such a way that your thought process will work in that very line where they want you to, like, that you should be taking this sort of a decision so that it can benefit their business. Understood? ओके, सो थ्योरीज ऑफ पावर में सबसे पहला हमने थ्योरीज ऑफ द स्टेट पढ़ा था, बिल्कुल वही सेम चीज है। अब उसी को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आती है लिबरल थ्योरी। फर्स्ट इज लिबरल थ्योरी ऑफ पावर। तो लिबरल्स क्या बोलते हैं, पावर किसके पास में होती है? आप बताएंगे, क्योंकि हम लोग स्टेट भी पढ़ चुके हैं, हम लोग आइडियोलॉजीज भी पढ़ चुके हैं। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू, सिर्फ प्लूरलिस्ट और एलिटिस्ट स्कॉलर्स को छोड़ करके सारा आंसर आप देंगे। यस, लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग पावर किसके पास में है? According to the liberalism, ideology of liberalism, where power is concentrated? Devendra, bourgeoisie, individual, people, state has limited power, government, okay, बहुत सारे अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन मार्क डाला है तो ऑब्वियसली अजीत, मतलब कुछ ना कुछ आपको शायद इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन लिबरल कौन है? जॉन लॉक।
स्टेट नहीं है, जॉन लॉक। और जॉन लॉक क्या बोलते हैं? पावर लाइज विद द पीपल। लोगों के पास में नेचुरल राइट्स हैं, लोगों ने अपने सारे राइट्स ट्रांसफर नहीं किए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, तो इसीलिए असली जो पावर है वो लोगों के पास में। पीपल हैव द पावर, इंडिविजुअल हैव द पावर, नॉट इवन इंडिविजुअल पीपल। आप बोलोगे लोगों के पास में पावर है तो इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, इवन यू आर वेरी क्लोज। लेकिन बुर्जुआजी क्लास क्यों आया देवेंद्र? क्लैरिटी से सोचो। मैं लिबरल की बात कर रही हूँ, मैं मार्क्सिस्ट की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट लिबरल। अंडरस्टूड? सो जॉन लॉक को याद करो। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड थिंक ऑफ हिज आइडिया कि उन्होंने लोगों को ज्यादा पावर दी थी। People in government exercise, yes, people have the power, and the government is having actually delegated power. You are correct, Ayushman. Why? Because according to the social contract theory, जो social contract theory साइन की गई थी, social contract के चलते लोगों ने सिर्फ अपनी 3 पावर्स को ट्रांसफर किया था। डेलीगेटेड पावर है इसलिए गवर्नमेंट के पास में। इसीलिए जॉन लॉक बोलते हैं लिमिटेड स्टेट के बारे में, नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में। तो दैट मीन्स स्टेट कैन नेवर गेट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इनको लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये तीनों पावर्स नहीं मिल सकती क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। यस, ठीक है। इसी के साथ हमारी लिबरल थ्योरी ऑफ पावर कंप्लीट होती है। तो मतलब अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज इतनी ही है। पावर में जो सबसे रिच कॉन्सेप्ट है, जो वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, एक तो पोस्ट मॉडर्निस्ट का है जिसमें मिशेल फुकोल्ट आते हैं, और दूसरा रिच है एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट का कॉन्सेप्ट। बाकी सब तो थोड़ा बहुत बोल के चले जाते हैं, इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं पावर बाकी सब। अब आते हैं आगे एलिटिस्ट। अभी एलिटिस्ट नहीं बताऊंगी, एलिटिस्ट बाद में बताऊंगी। उसके बाद आते हैं तीसरे प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट भी आपको बाद में ही बताऊंगी, फिलहाल नहीं बताऊंगी। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट की। तो कार्ल मार्क्स और जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग पावर किसके पास में है? टेल मी। अब बुर्जुआजी क्लास के पास में पावर है, करेक्ट। द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ बुर्जुआजी क्लास, करेक्ट। और पावर इज एक्चुअली, ये जो पावर इनके पास में है, इट इज एक्चुअली कोवर्जन, इकोनॉमिकली डोमिनेंट पीपल। यस, सो अपने बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के मॉडल पे बेस्ड होकर के कार्ल मार्क्स ने ये बोला कि जो क्लास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है वही क्लास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगी। तो यानी पावर बुर्जुआजी क्लास के पास में होगी, जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट पर्सन है, वो क्लास, इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास के पास में असली पावर होगी। अब आते हैं मार्क्सिस्ट। अब बात करते हैं ग्रामशी की। तो ग्रामशियन थ्योरी ऑफ पावर क्या है? यस, अच्छा, ग्रामशी कौन सी पावर के बारे में बात कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि अगर हम बात करें इनकी कार्ल मार्क्स की, मार्क्सिस्ट की अगर मैं बोलती हूँ, तो मार्क्सिस्ट में पावर इज कोअर्जन। यस, इट इज सॉफ्ट पावर, करेक्ट आयुष्मान। सिविल सोसाइटी के पास में पावर होती है, और कौन सी पावर होती है? सॉफ्ट पावर होती है, ये चीज याद रखनी है। सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज की जाती है। तो पावर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इट इज एक्सरसाइज्ड बाय जस्ट द बुर्जुआजी क्लास अकॉर्डिंग टू ग्रामशी। पावर इज आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय दीज सिविल सोसाइटी। तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है ग्रामशी ने, जिसके चलते बोलते हैं कि 2 टाइप की पावर होती है, एक होती है हेजेमनी और एक होती है डोमिनेशन की। तो एक तो फोर्स करेगा जो स्टेट करेगा, और सॉफ्ट पावर के थ्रू सिविल सोसाइटी मेक श्योर रखेगी कि अगर कोई भी वर्किंग क्लास रिवोल्ट करती है इनके अगेंस्ट में, तो उस केस में ऐसे रिवोल्ट को काउंटर कर लेंगे वो लोग, उसको सप्रेस कर देंगे, सिविल सोसाइटी उसको सप्रेस कर देगी। बिकॉज सिविल सोसाइटी यहाँ पर ओपेक रहेगी। एक कंट्री जहाँ पर भी सिविल सोसाइटी वेल डेवलप्ड होती है, वो कंट्री ओपेक कंट्री होती है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन दिखाना बहुत आसान हो जाता है, कि एक्सप्लॉयटेशन मुश्किल होगा, सॉरी, जहाँ पर वेल डेवलप्ड सिविल सोसाइटी होती है वहाँ मुश्किल होता है।
जहाँ सिविल सोसाइटी की एब्सेंस होती है, जैसे चाइना में, वहां पे ट्रांसपेरेंसी दिखेगी आपको, साफ साफ दिखेगा कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जैसे हांगकांग में दीज डेज व्हाट इज हैपनिंग इन हांगकांग, वो इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर पे। तो फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग पावर क्या है, व्हाट इज देयर थ्योरी ऑफ पावर। हमने देखा था फेमिनिज्म में कि फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग जो पेट्रियार्की है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैस्कुलिन, यस एग्जैक्टली, तो ये मैस्कुलिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बारे में बोलती हैं कि जितने भी थ्योरीज अभी तक दी गई हैं सभी मैस्कुलिनिस्ट थ्योरी हैं, फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं दिया गया है। तो जब फेमिनिस्ट डिस्क्राइब करती हैं सोसाइटी को, तो वो बोलती है कि सोसाइटी पेट्रियार्की है, सोसाइटी इज पेट्रियार्कल। तो पेट्रियार्की में मेल को प्रेफरेंस दी जाती है दूसरे सेक्स के कंपैरिजन में। और जो स्टेट है, स्टेट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की, क्योंकि स्टेट भी उसी चीज को प्रमोट कर रहा है। तो फेमिनिस्ट इसीलिए ये मानती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल, दैट मीन्स देयर इज पावर रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस विद इन द फैमिली। तो पर्सनल लाइफ में स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। अगर स्टेट पर्सनल और पॉलिटिकल को सेपरेट करता है और पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्फीयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका मतलब स्टेट ये चीज मान रहा है, स्टेट जस्टिफाई कर रहा है वुमेन के ऑपरेशन को। तो फैमिली तो वैसे भी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है पेट्रियार्की का, इसीलिए यहाँ पर स्टेट को इंटरफेयर करने की जरूरत है। ठीक है, सो दैट इज, तो पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के पास में पावर है जो कि मेल डोमिनेटेड है, जहाँ पेट्रियार्की डोमिनेंट है, यहाँ पर पावर एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ पर इसी पावर को एक्सरसाइज करके वॉयलेंस यू नो विमेन के अगेंस्ट में देखने को हमको मिलता है। अब आती है नेक्स्ट हैना एरेंट। हैना एरेंट को तो आपको पता ही है कि हैना एरेंट ने पावर को स्ट्रेंथ के साथ में, पावर को फोर्स के साथ में, पावर को वायलेंस के साथ में डिफरेंशिएट किया था कि कैसे कैसे अलग होता है। और उन्होंने ये बोला था कि पावर इंडिविजुअल नहीं होती, पावर कलेक्टिव होती है, स्ट्रेंथ इंडिविजुअल होती है। आप स्ट्रांग या वीक हो सकते हो, लेकिन आप पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि पावरफुल की जब भी बात की जाएगी, पावर का मतलब है बहुत सारे लोग, पावर इज कलेक्टिव, पावर इंडिविजुअल में नहीं होती। पावर सिविल सोसाइटी से बिलोंग करती है। जब साथ में मिलकर के सब काम करते हैं तब पावर अपीयर होती है। जब सब अपने घरों पे जाकर बैठ जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर पावर डिसअपियर हो जाएगी। इसलिए हैना अरेंट बोलती हैं कि पावर इज सुई जेनरिस। सुई जेनरिस का मतलब होता है जब साथ में आएंगे तो अपने आप जनरेट होती है, और जब चले जाएंगे तो अपने आप डिसअपियर हो जाती है। तो पावर इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्जन। तो रियल पावर, इनफैक्ट हैना अरेंट बोलती है कि एम्पावरमेंट है। रियल पावर होती है जब आप लोगों को एम्पावर करते हो, दैट इज रियल पावर। पावर इज कलेक्टिव। तो इन्होंने पॉलिटिकल पावर को काफी एनालाइज किया था और उसके बेसिस पे इन्होंने अपना पावर का एनालिसिस दिया था। तो यहाँ पर बस उतना ही कवर करना है, उससे ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करना है। अब बारी आती है जो मेन दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो एलिटिस्ट है और दूसरे हैं प्लूरलिस्ट। उसके बाद एक बार पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एलिटिस्ट स्कॉलर पे। एलिटिस्ट कौन है? एलीट का क्या मतलब है? एलीट का मतलब होता है जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलिटिस्ट थ्योरी बहुत ही नई थ्योरी है, एलिटिस्ट थ्योरी पुरानी थ्योरी है, ओल्डेस्ट थ्योरी है। इनफैक्ट ओल्डेस्ट कैसे है? जो ग्रीस में, याद करो, ग्रीस में मास्टर और स्लेव हुआ करते थे, तो इसमें जो मास्टर होंगे वो एलीट क्लास से बिलोंग करेंगे, मतलब, ठीक है। जैसे मास्टर और स्लेव होता था, वैसे ही आज के टाइम पे अगर हमें डिवीजन करना हो मास्टर और स्लेव में आज के टाइम पे, तो हम करते हैं कि कुछ लोग एलीट होते हैं और कुछ लोग मासेस में आते हैं। तो आज जो डिवीजन होता है वो होता है एलीट एंड मासेस का। एलीट मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पैसा होता है जिनके पास में, जिनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी हो गए एलीट्स। और मासेस में जो कॉमन पीपल होते हैं वो मासेस में आते हैं। तो एलिटिस्ट थ्योरी ये बोलती है कि पावर हमेशा एलीट क्लास के पास में होती है, कहीं पे भी चले जाओ,
चाहे आप चाइना चले जाइए, यूएसए जाओ, इंडिया में जाओ, किसी कंट्री में भी चले जाओ, हमेशा पावर एलीट क्लास के पास में होती है। मार्क्सिस्ट लेकिन इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट क्या कहते थे, मार्क्सिस्ट का भी यही काफी काफी सिमिलर सा व्यू था। कार्ल मार्क्स ने जैसे बोला था, पूरी सोसाइटी को क्लास में डिवाइड किया था कि एक बुर्जुआजी क्लास होती है और एक वर्किंग क्लास होती है। तो उन्होंने भी ये बोला था कि लोगों के पास में कभी पावर नहीं होती, पावर हमेशा उस क्लास के पास में होती है जिनके पास लैंड होती है, जिनके पास कैपिटल होती है। प्रॉपर्टी क्लास के पास में होती है, प्रोलिटेरिएट के पास में नहीं होती। जिसके चलते कार्ल मार्क्स ने बताया कि हमेशा हमें देखने को मिलेगा कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में डिक्टेटरशिप माइनॉरिटी की होती है। माइनॉरिटी मींस डोमिनेंट क्लास, मींस बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास जैसे आज के टाइम पे 1% लोगों के पास में 90% वेल्थ है वर्ल्ड की, सेम चीज है कि बुर्जुआजी क्लास जो है, इन लोगों के पास में पावर है, ये माइनॉरिटी में होते हैं, और बाकी जो मेजोरिटी में होते हैं ये मासेस में आते हैं, वर्किंग क्लास में आते हैं। तो डिक्टेटरशिप इनकी होगी माइनॉरिटी की ओवर मेजोरिटी, मेजोरिटी लोगों के ऊपर इनकी डिक्टेटरशिप चलेगी। तो इन्होंने बोला था, मार्क्सिस्ट ने, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। जब रेवोल्यूशन आएगा उसके बाद सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में क्या रहेगा, ऐसे सोशलिस्ट स्टेट ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगे, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी के फेवर में होगी। वो मेजोरिटी की डिक्टेटरशिप रहेगी तो ऑब्वियसली ज्यादा डेमोक्रेटिक होगी, ऐसा मार्क्सिस्ट का कहना था। लेकिन एलिटिस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं होता, चाहे वेलफेयर स्टेट लगा लो, चाहे सोशलिस्ट लगा लो। अच्छा देखो, चाइना के अकॉर्डिंग तो पावर लोगों के पास में है फिर, लेकिन हम देखते हैं कि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में पावर आज भी एलिट के पास में है। तो ये कहीं ना कहीं हमको रियलिटी बता रहे हैं। तो रियलिस्ट स्कूल में चली आती है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। एलिटिस्ट स्कॉलर्स एम्पेरिकल अप्रोच लगाते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो, एक होती है नॉर्मेटिव अप्रोच, एक होती है एम्पेरिकल अप्रोच पावर की। एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब होता है कि प्रोसीजर लगा दिया। प्रोसीजर वाइज देखो तो आज इंडिया में हम क्या कहते हैं, ऐसे तो आप बोलोगे कि स्टक हो रहा है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद वीडियो और द वॉइस, नो, ओके। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि एम्पेरिकल अप्रोच होती है और एक होती है नॉर्मेटिव अप्रोच। पहले इसके मतलब बताती हूँ आपको दोनों का। एम्पेरिकल अप्रोच को हम प्रोसीजरल भी बोलते हैं, इट इज हाईली प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि प्रोसीजर्स पे ध्यान दिया जाएगा। यानी आज के टाइम पे इंडिया में हम बोलते हैं कि लोगों के पास में पावर है क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के चलते हमारे हाथ में पावर है। जबकि आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में पावर नहीं है, वो एम्पेरिकल मेथड है। डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री में, वो एम्पेरिकल डेमोक्रेसी है। मतलब प्रोसीजर ऐसा बनाया हुआ है कि लोग सिर्फ वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करके एट द एंड चुनेंगे किसको, एलीट क्लास को। आप लोग वोट करके आते हैं, तो जब भी वोट करते हैं आप चुन के तो एलीट क्लास को ही आते हैं। या तो आप कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस के एलिट्स को, या बीजेपी के एलिट्स को वोट करेंगे, या कोई नई पार्टी आती है तो उसकी एलीट क्लास को वोट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमेशा एलीट रहेगा। जैसे मायावती का केस लेते हैं, मैंने आप लोगों की क्लास में अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो था, कांग्रेस को ग्रैंड कोalition बोला जाता था। ग्रैंड कोalition का मतलब है कांग्रेस में सभी एससी सपोर्ट करते थे, एसटी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, माइनॉरिटीज भी इसी को सपोर्ट करती थी, ओबीसीज भी इसी को सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, एक हद तक, एक टाइम तक, 1967 तक। 1967 के बाद में डिक्लाइन फेज स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यहाँ से ओबीसीज निकले, कांग्रेस से ओबीसी ने अपनी अलग पार्टी बनाई। ऐसे ही बाद में एससी भी निकले, तो मायावती ने अपनी पार्टी बनाई। तो मायावती वैसे तो एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, ठीक है, रिजर्व कास्ट, रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कास्ट है। लेकिन मायावती को आप मार्जिनलाइज में नहीं डालोगे, मासेस में नहीं डालोगे। मायावती इज एन एलीट टुडे, दिस इज द थिंग। पावर फिर भी एलीट ही क्लास के पास में गई। इवन इफ मायावती पावर में आई तो ऐसा लगा कि मासेस पावर में आ गए, नहीं, लोगों का एम्पावरमेंट नहीं हुआ। लीडर्स जो होते हैं वही पावर संभालते हैं,
लोगों के पास में कभी पावर नहीं होती, स्पेशली ऐसा बोलते हैं एलीट क्लास। एलीट जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये बोलते हैं एलीट क्लास के पास में पावर रहती है। तो प्रोसीजर पे हमारे कंट्रीज में प्रोसीजरल है, तो इनका जो व्यू है वो एम्पेरिकल व्यू लेते हैं, ये एम्पेरिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। एक होती है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच होती है जिसमें लोगों की एम्पावरमेंट होती है। नॉर्मेटिव अप्रोच जिसमें लोगों के पास में पावर आएगी, यानी जिसपे एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ऐसे मेथड फॉलो करें जिसके चलते लोगों का एम्पावरमेंट हो। लेकिन मोस्टली यहाँ पर ध्यान दिया जाता है इस चीज पे, ठीक है। तो एलिटिस्ट स्कॉलर एम्पेरिकल अप्रोच देते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोच और व्हाट इज एम्पेरिकल अप्रोच। ओके, सो एम्पेरिकल अप्रोच में ये बोलते हैं प्रोसीजर लगा के कि पावर कभी भी लोगों के पास में नहीं होती, पावर नेवर लाइज विद द पीपल, पावर हमेशा एलीट क्लास के पास में रहेगी। यानी पावर का नेचर और मनी का नेचर सेम होता है क्या, इट ऑलवेज गेट कॉन्सेंट्रेटेड। एक ही के पास में पैसा होता है। आज के ज़माने में इन प्रेजेंट टाइम्स यू सी कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। जिसके पास में ऑलरेडी पैसा है वो और पैसा कमा सकता है, और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। तो मनी में यही होता है, मनी हमेशा वहां कॉन्सेंट्रेट होता है जहां एलीट क्लास होती है, उन्हीं के पास में जाते, गरीब लोगों के पास में तो इतना पैसा आता नहीं है। ऐसे ही पावर का भी नेचर सेम होता है, पावर हमेशा कॉन्सेंट्रेट होती है एलीट क्लास के पास में। यानी कभी भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म की जब हमने थ्योरी देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि बेंथम ने ये बोला था कि इकोनॉमी को सपोर्ट करो तो अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के चलते क्या रहेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से आगे हमको देखने को मिलेगा कि मासेस के भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये सब होगा। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया कभी भी। आज भी देखोगे कि मार्केट फ्री भी रख दो, ओपन भी रख दो, तो अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, उन गरीब लोगों का और एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, वो और गरीब होंगे। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो एलिट स्कॉलर्स यही बोलते हैं कि नेचर ऑफ मनी एंड पावर हमेशा इनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मासेस के पास में, मेजॉरिटी के पास में पावर है, तो ये एक मिथ है, ये आपका इल्यूजन है, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। क्योंकि जो डेमोक्रेसीज होती हैं दे आर एक्चुअली ओलिगार्कीज। ओलिगार्की मतलब आपको लगता है कि डेमोक्रेसी है मतलब लोगों के पास में पावर है, लेकिन उसमें लोगों में से भी ओलिगार्की है। वहां पर जो जो लोग एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, वही हमेशा इलेक्शंस लड़ते हैं। क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको पार्टी का टिकट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इलेक्शंस में तो आपको पता है मसल पावर एंड मनी दोनों यूज होता है। तो एक्चुअली में डेमोक्रेसीज आर ओलिगार्कीज इन रियलिटी, ये बोलते हैं एलिटिस्ट स्कॉलर्स। तो एलिटिस्ट थ्योरी क्या मानती है, इनका थीम ये है कि पावर हमेशा स्मॉल सेक्शंस के पास में होती है, कुछ लोगों के पास में होती है। तो एलिटिस्ट थ्योरिस्ट दो अप्रोचेस फॉलो करते हैं इसमें। एक तो पुराने जमाने की ट्रेडिशनल अप्रोच भी थी, क्योंकि एलिटिस्ट थ्योरी ओल्डेस्ट थ्योरी है, ऐसा नहीं है नई थ्योरी है। क्योंकि याद करो प्लेटो को, प्लेटो ने भी यही बात बोली थी, सम आर बॉर्न टू बी मास्टर्स, सम आर बॉर्न टू बी स्लेव्स। Who apply a normative approach? Empowerment of masses. Hannah Arendt, C.B. McPherson, ये एम्पावरमेंट नॉर्मेटिव अप्रोच को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये कुछ नाम है जो नॉर्मेटिव अप्रोच को अप्लाई करते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम देखेंगे तो प्लेटो ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं। आज के टाइम पे मॉडर्न अप्रोच में देखोगे कि जहाँ पर भी डेमोक्रेसीज हैं, हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे हैव बिकम द पावर हाउसेस। आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी से ही लीडर्स निकलते हैं और उन्हीं के हाथ में पावर होती है। सो दे आर द पावर हाउसेस। तो मैक्स वेबर इसीलिए बोलते हैं, मैक्स वेबर का तो इनफैक्ट ये भी कहना है कि ऐसे लीडर जिनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती है वो लोग एलीट क्लास की तरह एमर्ज हो सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वॉज अ कॉमन मैन, he was able to
मोबिलाइज द मासेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के चलते उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी से अभी वो दिल्ली में उनका आम आदमी पार्टी का रूल है। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर का कहना है। अभी तो बहुत सारे स्कॉलर्स आने वाले हैं। अब शुरू होगी असली, जो आपके दिमाग में दही होनी शुरू होगी ना, वो अब शुरू होगा। फाइट, बहुत सारे नाम, बहुत सारे आइडियाज, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि अभी तक तो आइडियोलॉजीज में तो इतने नाम पढ़े ही नहीं थे जितने अब आएंगे। अलग अलग आइडियाज, अलग अलग स्कॉलर्स, और पावर में भी आएंगे, डेमोक्रेसी में भी आएंगे, ऐसे ही जस्टिस में भी आएंगे, इक्वालिटी में भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है, इसमें से एग्जाम में आ सकता है 20-25 मार्क्स का। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ परसुएशन और इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द सोसाइटी। ठीक है, क्या 80 क्या बोल रहे हो आप? किस चीज में से 80 शुभम? 25 आई टोल्ड यू ना। 20, 25, 30, 35 कुछ भी आ सकता है, यू नेवर नो। जैसे कि जस्टिस, और जस्टिस के टॉपिक से एक बार 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब 20 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, 10 नंबर का भी पूछा कंपलसरी में, और फिर एक इक्वालिटी, जस्टिस इक्वालिटी को हम साथ में लेते हैं, तो इक्वालिटी पे भी एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया। सो इट वाज लाइक 40-45 मार्क्स का डायरेक्टली जस्टिस एंड इक्वालिटी से क्वेश्चन। लेकिन 35 के क्वेश्चन तो जरूर आता है। इनफैक्ट इस तरीके से आ जाएगा, 20-25 तो कहीं नहीं गया। तो आपको तो पेपर 1 सेक्शन ए में आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। हर क्वेश्चन, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, पेपर 1 सेक्शन ए 100% दिमाग में रहना चाहिए। सिमिलर इज विद पेपर 2 सेक्शन ए। क्योंकि अब हम फोकस कर रहे हैं कि हम स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी आप हाई स्कोर कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी वेरी इजी। उसमें क्या रहेगा कि आपने लिखा, एनालिसिस लिखा, एंड एनालिसिस लिखने के बाद में एक्सपर्ट ओपिनियन लिखना है, तो मेहनत ज्यादा नहीं है आईआर में। अभी 29 को पेपर आ रहा है, हम लोग एनालाइज करेंगे, डोंट वरी। 29 को 2019 का पेपर आएगा, तो विल एनालाइज कि क्या क्वेश्चन था, इजी था, डिफिकल्ट था, सब कुछ होगा। ठीक है, सो दिस इज द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। अब लिबरल थ्योरी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि स्टेट के पास में डेलीगेटेड पावर होती है, रियल पावर लोगों के पास में होती है। मार्क्सिस्ट भी बता चुकी हूँ कि स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, रेवोल्यूशन लाना होगा। और अब आते हैं एलिट थ्योरी ऑफ पावर पे। सबसे पहले आते हैं स्कॉलर एलिट थ्योरी के परेतो। अब यहाँ से याद रखना शुरू करना है। सबसे पहले आते हैं परेतो। परेतो क्या बोलते हैं? परेतो का कहना है, अपनी बुक लिखते हैं, बुक है इनकी माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी में अपनी इस बुक में एक कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का मतलब है पावर एक एलिट से दूसरे एलिट के पास में जाती है, पावर मासेस के पास में कभी नहीं जाएगी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी नहीं होगा मासेस के पास में। या तो पावर कांग्रेस के हाथ में जाएगी, या तो पावर बीजेपी के हाथ में जाएगी। लोगों के हाथ में पावर कभी नहीं आएगी। तो ट्रेडिशनल भी है। ट्रेडिशनल में आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली का नाम ले सकते हो, जो एलिट क्लास को प्रमोट करते हैं। एंड मॉडर्न में अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज परेतो। तो एलिट क्लास एक स्पेशल क्लास होती है, जो ऑर्डिनरी क्लास नहीं होती। इनके पास में स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। जैसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि इन लोगों के पास में रीजन होता है, करेज होता है, तभी तो ये लोग मास्टर्स होते हैं और रूलिंग क्लास का पार्ट होते हैं। तो प्लेटो ने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि लोगों के पास में, ऐसे लोगों के पास में जो मैन ऑफ में पावर होगी। एरिस्टोटल ने बोला था सम आर बॉर्न टू बी मास्टर, सम आर बॉर्न टू बी स्लेव। तो मास्टर्स को सिटीजनशिप दी, और मास्टर्स को ही बोला कि आप ही लोग बस स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। मॉडर्न थिंकर्स ने इस पे ज्यादा आइडिया पे फोकस नहीं किया, एलीट क्लास पे। लेकिन परेतो से शुरुआत होती है।
एलिट थिंकर्स की। तो परे तो अपनी बुक में माइंड एंड सोसाइटी में बोलते हैं, इनका कहना है कि हिस्ट्री में कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नथिंग बट द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मतलब मनुष्य की जितनी भी हिस्ट्री अभी तक आपने देखी है उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी का मतलब हमेशा पावर में हमेशा एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, एलिट्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, ग्रेवयार्ड में जाते रहते हैं। दे फाइट विद ईच अदर। aristocrats, these elites will fight with each other and will go to the graveyard basically। तो हिस्ट्री बनी ही ऐसे है, एक एलिट दूसरे एलिट के साथ में लड़ता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, हिस्ट्री बनती रहती है। दिस इज, अब जैसे पहले टाइम पे आप देखोगे कि दिस ये लोधी थे, लोधी डायनेसिटी के इब्राहिम लोधी, इनके साथ में फाइट की थी बाबर ने। बाबर के बाद में हुमायूं ने फाइट की फाइनली। तो ऐसे फाइटिंग होती रहती है, एक एलिट दूसरे एलिट के साथ में लड़ता रहता है। सो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नथिंग बट द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ये कहना है इनका। तो ये बोलते हैं कि हर एक सोसाइटी में दो टाइप के एलिट्स होते हैं, फॉक्सेस या लायंस। फॉक्सेस होती हैं या लायंस होती हैं। तो ये बोलते हैं हिस्ट्री ऐसे ही इसी साइकिल में चलती रहती है। साइकिल क्या है? फॉक्सेस लायंस के बीच में हिस्ट्री पूरी चलती रहेगी। ये फॉक्सेस और लायंस दोनों ही एलीट क्लास से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो पावर क्लोज लूप में काम करेगी, फॉक्सेस से लायन के पास में जाएगी, लायंस से फॉक्सेस के पास में जाएगी। तो अभी लायंस में बीजेपी हम डाल सकते हैं क्योंकि बीजेपी करंटली इज इन पावर, और यहाँ पर डाल सकते हैं हम कांग्रेस। तो अगर बीजेपी मान लो अगला चुनाव हारी किसी भी रीजन की वजह से, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, तो पावर हमेशा कांग्रेस के पास में जाएगी। जैसे कांग्रेस हारी थी तो बीजेपी बीजेपी के पास में चली गई थी, पावर लोगों के पास में तो नहीं आई, आती इन्हीं के पास में है। तो दैट मीन्स देयर इज नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ पावर। ट्रिकल डाउन करके लोगों के पास में कभी पावर नहीं जाएगी, ये कहना है परेतो का। तो दो टाइप के एलिट हैं, फॉक्सेस और लायंस बोलते हैं इनको, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलिट्स। गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग, दैट मीन्स जो लोग पावर में है वो गवर्निंग हुए, जो लोग पावर में नहीं है, ऑपोजिशन में है, वो नॉन गवर्निंग हुए। ये लोग काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से पावर में आ जाए। जैसे कांग्रेस अभी काम कर रही है कि कम से कम इस साल नहीं, इस इन 5 सालों में नहीं तो अगले 5 सालों में कांग्रेस को किसी तरीके से रिफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म करके दोबारा से पार्टी को रिवाइव किया जाए। लेकिन इनके बीच में आपस में कट थ्रोट कंपटीशन चलता रहता है। Why he used lion for non? No, he is using lion for governing, not for non-governing. Non-governing तो foxes हैं। Why? अच्छा, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। लोमड़ी तो नहीं होगी, फॉक्स तो नहीं होगी, राइट? The king of the jungle is always a lion, and depending upon that, जो गवर्न करते हैं लायंस वही तो रहेंगे, राजा तो वही है। क्योंकि फॉक्सेस तो बस प्लॉटिक करती रहती हैं कि किसी तरीके से हम भी राजा बन जाएं टाइप्स। तो ये भी ऐसा नहीं है, ये भी चेंज होकर के लायंस बन सकती है, लेकिन इनको गवर्निंग बनना पड़ेगा। जो गवर्न करेगा वही राजा है, और लायंस ही जंगल के राजा होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लायंस एंड फॉक्सेस यूज किया गया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिट्स, गवर्निंग है, नॉन गवर्निंग है, ठीक है। तो गवर्निंग एलिट जो लोग पावर में है, नॉन गवर्निंग जो पावर में नहीं है, ऑपोजिशन में है, जो ट्राई कर रहे हैं कि हम भी पावर में आ जाए। तो इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली कंपटीशन हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं ये पावर के लिए। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, कि सर्कुलेट होगी पावर, फॉक्सेस से लायंस पे जाएगी या लायंस से फॉक्सेस पे जाएगी, ऐसे।
गवर्निंग एलिट से नॉन गवर्निंग एलिट पे जाएगी, नॉन गवर्निंग से मतलब जो नॉन गवर्निंग है उनको जो पावर मिलेगी तो वो गवर्निंग बन जाएंगे। लेकिन ये बोलते हैं कि स्टेटस को अगर आपको मेंटेन करना है, स्टेटस को मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, स्टेटस को मेंटेन अगर आपको करना है तो लायंस सूटेबल रहते हैं, आपको फिर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। स्टेटस को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना अगर आपको चाहिए तो जो लोग पावर में हैं उन्हीं को रहने दो, लायंस को लायंस ही गवर्निंग में ही रहने दो। लेकिन जब भी क्राइसिस आएगा, मान लो पहले हम देखते थे नॉन गवर्निंग में बीजेपी आती थी क्योंकि बीजेपी को इतने वोट नहीं मिलते थे, कांग्रेस किसी भी तरीके से अपना पावर में आ जाती थी। लेकिन फिर आया क्राइसिस, क्राइसिस किससे आया? क्राइसिस आया करप्शन के स्कैम सामने आए, कोल स्कैम, 2G स्कैम, बहुत सारे स्कैम सामने आए। तो जब ये स्कैम सामने आए हैं उसके बाद जो फॉक्स एलिट थे वो एक्टिव हो गए थे, तो बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया उसका, और फायदा उठा करके बीजेपी पावर में आ गई, मोदी को लेकर के आए, कैरिज्मेटिक लीडर लेकर के आए, जिसके चक्कर में लोगों ने फिर उनको वोट देना शुरू किया। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर का जो बेसिस रहता है वो ये बोलते हैं, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर और एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी सेम रहेगी। अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना ये डेमोक्रेसी में एज इट इज रिपीट होगा, क्योंकि सेम सी बात है ना, डेमोक्रेसी होगी ही नहीं फिर उस कंट्री में जहाँ पे एलिट पावर में है, पावर मासेस के पास में आएगी ही नहीं, एलिटिस्ट स्कॉलर ये बोलते हैं, क्योंकि लोगों के पास में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर सके पावर को या अपने हाथों में ले सके पावर को। मासेस का सिर्फ इतना काम है कि एलीट को सेलेक्ट करो, इनको इलेक्ट कर दो, बस इतना सा काम है इनका। एम्पेरिकल अप्रोच, दैट मीन्स प्रोसीजरल काम है बस इनका, कि आपको जाना है, इलेक्शंस है, वोट करके आ जाइए, और ये सफिशिएंट है डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा इनका कहना है। सो ये एलिट्स को लीडरशिप के साथ में जो डेमोक्रेसी है, इट कंपेयर्स एलीट विद लीडरशिप, एंड दैट्स व्हाई कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट कंपैटिबल विद लीडर्स, डेमोक्रेसी लीडर्स के साथ में जो एलिटिस्ट होते हैं कंपैटिबल नहीं होती, लेकिन पावर में हमेशा ये एलिटी क्लास आएंगे, तो ये कहना है परेतो का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट परेतो। अब आगे जाते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ पावर में। अगर इंडिया में देखो, अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल देखो, तो इंडिया के केस में 1947 से पहले आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स पावर में थे। टायरनी से कैसे रिलेट कर सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ पावर को? टायरनी से ऐसे रिलेट कर सकते हो आप लोग कि मान लीजिए, हालांकि इन लोगों ने बात नहीं किया शुभम, लेकिन क्योंकि सभी बुर्जुआजी क्लास पावर में है या नहीं भी है तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो अब एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है मासेस का, क्योंकि एलीट के पास में पावर है, एलीट अपने अपने उससे देखता है ना, एलीट सारे डिसीजंस अपने फेवर में अपने फायदे के लिए लेता है, तो यानी सामने वाले का एक्सप्लॉयटेशन होगा, यानी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो लोग इस टायरनी के अगेंस्ट में अपना एब्सोल्यूट पावर चला करके ये रोकने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है ये टोटलिटेरियनिज्म में भी कन्वर्ट हो जाए, जैसे हिटलर के केस में हुआ था। हिटलर को पावर में लाया गया इलेक्शंस के थ्रू, और हिटलर ने क्या किया, धीरे धीरे करके जब वो पावर में आए तो उन्होंने सारी पावर अपने कंट्रोल में ले ली। जब उनके हाथ में पावर आई तो पावर आने के बाद में उन्होंने वो सब चीजें हटा दी, लाइक मतलब जो भी एक डेमोक्रेसी सपोर्ट करती थी, और ड्यूटीज दी लोगों को, मिथ यूज किए, बहुत चीजें यूज की, एंड फाइनली आपको पता ही है कि क्या हुआ। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इज देयर एनी एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच इन पब्लिक डिस्कोर्स? यस, व्हाई नॉट? पब्लिक डिस्कोर्स में एम्पावरमेंट ऑफ मासेस की अगर बात करोगे तो लोकपाल और लोकायुक्ता का एग्जाम्पल नॉर्मेटिव अप्रोच है, लेकिन इसमें फिर वो आ जाएगा, देखो कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाला, कि अन्ना हजारे ने शुरू किया था, और केजरीवाल जैसे जो लोग थे, जो मतलब एलीट क्लास से बिलोंग, ऑब्वियसली वो करेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर पाए मासेस को अच्छे से, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करके उन्होंने वोट जरूर लिया अपने। So that is a normative approach where there is a we see this empowerment of people.
हाँ, but it will still hold elite and their skills obviously. Because somehow they are telling us the reality, Ayushman. We cannot ignore it. हर कोई कुछ ना कुछ सच बता ही रहा है. जस्ट लाइक पोस्ट पोस्ट जो हमारे मॉडर्निस्ट हैं जो बोलते हैं कि नैरेटिव्स चल रहे हैं, स्टोरीज चल रही हैं, आधा सच सब बताते हैं, पूरा सच कुछ नहीं है. सो आई कैन नॉट टेल यू बहुत स्ट्रेट कि ये चीज है, बिकॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट. ठीक है, अब इंडिया के केस में देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ पावर के एग्जाम्पल. तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स से ट्रांसफर पावर की गई दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स को. और इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स में ज़्यादातर बुर्जुआजी क्लास बोले जाते हैं. अलग अलग डिस्कोर्सेस में हम देखते हैं कि वही लोग जो पावर में थे, वही लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे, या वो लोग जो पैसा था जिनके पास में, उन्हीं को पास में पावर गई. गरीबों के पास में थोड़ी ना पावर गई 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद. और जिसके चलते हम देखेंगे कि कांग्रेस रिमेन्ड एज हेजीमनी टिल फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 तक. हाँ, कांग्रेस जो सिस्टम था डोमिनेंट रहा, मतलब सभी लोगों ने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया. ऐसे ही आप देखोगे म्यांमार में भी सेम हुआ, क्योंकि म्यांमार को इंडिपेंडेंस दिलाया था मिलिट्री जनता ने. तो अल्टीमेटली मिलिट्री जनता को लोगों का पूरा सपोर्ट मिला और बहुत रिस्पेक्ट होती थी मिलिट्री जनता की. आज भी रिस्पेक्ट होती है. डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई है म्यांमार में, लेकिन उसके बावजूद मिलिट्री जनता के पास में कंसिडरेबल वोट रिजर्व्ड सीट्स हैं, जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता. तो अभी भी एलीट ही है पावर में. ऐसे ही इंडिया के केस में देखोगे तो 1967 तक यही लोग पावर में थे. लेकिन 1960s में देखेंगे कि देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस. 1967 के बाद में डिक्लाइन फेज शुरू हो गया कांग्रेस का, क्योंकि अब रीजनल पार्टीज बनने लगी. क्योंकि अब तक लोगों को समझ आ चुका था अपना कि हम लोगों के पास में भी पावर है. क्योंकि अभी तो 1947 तक डेमोक्रेसी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था. 67 तक आते आते 67 के बाद हम देखेंगे कि रीजनल पार्टीज उभरेंगी. सबसे पहले ओबीसी अलग होंगे. 1960 से 80s तक हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लासेस ये डोमिनेंट क्लास की तरह उभरेगी. क्यों? क्योंकि 60s में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते सबसे ज्यादा फायदा ओबीसीज को हुआ, क्योंकि ओबीसीज के पास में लैंड थी. एक बार जब वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए तो अब उनको पॉलिटिकली वेल ऑफ भी होना था. मतलब इकोनॉमिक पावर आ गई उनके पास में, तो ऑब्वियसली अब वो पॉलिटिकल पावर के तरफ भागेंगे. तो ओबीसी इसीलिए यहाँ से निकल करके, कांग्रेस से निकल करके अलग से पार्टी बनी, डोमिनेंट क्लास थी, तो यहाँ के अपने लीडर्स आए जो अब न्यू एलिट्स बने. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास में पावर आ गई सभी ओबीसी के पास में, नहीं. यहाँ पर भी लीडरशिप होगी, उन लीडर्स के पास में पावर आएगी. तो योगेंद्र यादव इसको डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोलते हैं. फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जो इंडिया में फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज आई थी वो आई थी ओबीसी के चलते. उसके बाद आगे फिर 90s में भी फिर से सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आई. सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, या इसको इसी कैटेगरी में डाल दो. 90s में बीएसपी जब बहुजन समाज पार्टी बनाई गई उत्तर प्रदेश में, जब जो एससी थे, जो दलित लीडर्स थे, वो पावर में आए. तो यहाँ पर भी जो मायावती हैं, नाउ पावर ऑल्सो शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ नए एलिट्स आ गए. मतलब पहले जो एलिट्स थे जो एग्जिस्ट करते थे कांग्रेस के अंडर में, अब जब डेमोक्रेटिक अपसर्ज होगा तो भी एलिट नए ही जो जो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ऐसे एलिट्स सामने आएंगे. तो मायावती इज वन ऑफ देम. ऐसे ही जो अखिलेश यादव एंड ऑल, ये सब आपको देखने को मिलेगा ओबीसी में. ये सभी दे आर न्यू एलिट्स ओनली. उसके बाद अभी रिसेंटली आपको पता है 2011 के पास में, 8-9 के पास में, नहीं 11-12 के पास में आपको देखने को मिलेगा, और 8-9 जब ये लोकपाल और लोकायुक्ता वाले ये अनशन हो रहे थे अन्ना हजारे वाले, तो उसमें आम आदमी पार्टी आएगी फिर. तो यहाँ पर भी नए एलिट्स आए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल आए, तो वो भी ही इज अ न्यू एलिट, इज अ न्यू एलिट. सो हम देखते हैं कि जब ओबीसी और दलित लीडर्स का राइज हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों के पास में पावर चली गई सभी के पास में, कि ट्रिकल डाउन हुआ.
ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ पावर का, पावर अभी भी एलिट्स के ही हाथों में है, ये कहना है एलिट स्कॉलर्स का। इंडिया में भी ऐसा ही है। तो योगेंद्र यादव इसी चीज को हाईलाइट करते हैं। आप योगेंद्र यादव का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे जो हमारे पावर एलिट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट पे। तो योगेंद्र यादव याद रखोगे, परेतो याद रखोगे। अब आते हैं मॉस्का पे। मॉस्का ने बुक लिखी है द रूलिंग क्लास। तो मॉस्का का कहना है अपनी बुक में, ये भी बात करते हैं कि पॉपुलेशन को गवर्नड और गवर्निंग में डिवाइड करते हैं। तो ये बोलते हैं एक होती है गवर्निंग क्लास, एक होती है गवर्न क्लास। मॉस्का एक्चुअली एक इटालियन थिंकर है। तो मॉस्का बोलते हैं कि सिर्फ एलिट्स क्लास होती है जो पावर को एंजॉय करती है। तो इनका ये मानना था कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो इतनी भी नई पॉलिटिकल पार्टीज बन के आती हैं, दे आर द न्यू एलिट क्लास। अब इन्होंने भी सेम ही बात बोली जैसे परेतो ने बोली थी, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि परेतो ये बोलते हैं कि अगर आप एलिट हो, परेतो का कहना है कि अगर आप एलिट क्लास से बिलोंग करते हो तो ये एक नेचुरल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो एलिट होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, कनिंग होते हैं। लेकिन मॉस्का बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में ये एबिलिटी होती है कि वो मासेस को ऑर्गेनाइज कर पाए। तो यानी मॉस्का कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। सो मॉस्का ये मानते हैं कि लीडरशिप किसी भी लेवल पे डेवलप हो सकती है, उसके लिए कोई नेचुरल क्वालिटी की आपको जरूरत नहीं होती। जैसे ग्रास रूट लेवल पे भी लीडरशिप डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए जो स्टेटस होता है एलीट का, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे डेवलप डिपेंड करता है। उसका जो बेसिस होता है कि वो कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, अपनी ओर इन्फ्लुएंस कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कहना था मॉस्का का। तो मतलब बात सेम है, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है कि परेतो बोलते हैं कि नेचुरली जो लोग नेचुरल क्वालिटी होती है वो एलिट होते हैं, लेकिन मॉस्का बोलते हैं नहीं, किसी भी लेवल पे कोई भी इंसान एलिट बन सकता है अगर उसके पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हो। Electing civil servants in government is example of circulating power of sharing of power from non-elite class to elite governing class. Well, in this case, as per them, because Mosca ke according, Ayushman, if you'll think, so these elite class, there are governed class, there is governing class. So the elite are the one, they can enjoy power only. So here, this thing that you are asking me कि civil servants जो हैं अब ये तो non elite class का पार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मासेस को, और तो ये एलिट क्लास में ही आएंगे। अंडरस्टूड? तो नॉन एलिट नहीं बोलेंगे, एलिट क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि पावर इनके पास रहेगी, बाकी सबों के पास नहीं जाएगी। अब केजरीवाल तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दिल्ली के सभी लोगों के पास में पावर आ गई अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए। वो अपनी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन पावर में तो एलिट ही है। वो एलिट पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, कौन से स्टेप, कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है। Yes, even businessmen are belonging to the elite class because अगर वो चाहें तो obviously they can come। जैसे कि माल्या है, ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन लोगों को भी तो एमपीज बनाया हुआ है राज्यसभा में नॉमिनेशन के थ्रू। They don't fight for the election, still they are getting nominated and they are the member of parliament. समझे? So even they are part of elite class. एंड उसकी वजह से इनको भी तो फायदा ही हो रहा है, इनके बिजनेसेस को फायदा हो रहा है अल्टीमेटली। दिस इज व्हाट वी डू। ओके, नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट मिशेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मिशेल क्या बोलते हैं? रॉबर्ट मिशेल की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। अब रॉबर्ट मिशेल का कॉन्सेप्ट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, सोशलिस्ट कंट्री हो या फिर कैपिटलिस्ट कंट्री हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, इन्होंने सभी पार्टीज को इन्वेस्टिगेट किया, सोशलिस्ट पार्टीज को भी इन्वेस्टिगेट किया, एंड देन ही गॉट टू नो कि कोई भी कंट्री हो, हर जगह
ओलिगार्की ही होती है, मतलब एलिट्स ही पावर में होते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है कि जिन लोगों के, कुछ लोगों के पास में पावर होती है और वही एक्सरसाइज करेंगे इस पावर को। तो ओलिगार्की इज द आयरन लॉ, ये कॉन्सेप्ट देते हैं ये। यानी आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाइए, कम्युनिस्ट कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो इसमें हमेशा यही होगा कि हमेशा जो लोग एक कुछ स्पेशल सेक्शंस होंगे, बहुत फ्यू स्मॉलर सेक्शन होगा एलीट क्लास का, उन्हीं के पास में सारी पावर होगी। अब सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है बुर्जुआजी पॉलिटिकल पार्टी में और सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि दोनों ही पार्टीज में पावर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इंडिया में भी अगर आप कांग्रेस उठाओ या बीजेपी उठाओ, तो हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी जैसी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में तो सिंगल पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि पावर हमेशा इन सबके हाथ में रहेगी। जैसे बीजेपी के केस में राजनाथ सिंह, ठीक है, अमित शाह हो गए, एट द सेम टाइम बीजेपी के केस में मोदी हो गए, और कांग्रेस के हाथ केस में आप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सभी आ गए उसमें एलिट क्लास में। सो ओलिगार्की इज द आयरन लॉ, कोई भी कंट्री हो सभी जगह एलिट ही पावर में रहेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका, सुपर इम्पोर्टेंट। अब आगे आते हैं, इसके अलावा भी कुछ स्कॉलर्स आते हैं जैसे कि रेमंड एरन एंड एंथनी डाउन्स। तो अभी मैं सी राइट मिल पे आ रही हूँ। सी राइट मिल अभी क्योंकि मैं प्लूरलिस्ट कवर करूंगी इसके बाद, तो सी राइट मिल उससे पहले आएगा यहाँ पर। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रेमंड एरन। रेमंड एरन का क्या कहना है? ये बोलते हैं कि पावर हमेशा एलिट क्लास के पास में ही रहेगी, चाहे कोई भी कंट्री हो, सोशलिस्ट कंट्री हो चाहे लिबरल कंट्री हो। लेकिन उसके बावजूद जो लिबरल कंट्रीज होती हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती हैं सोशलिस्ट कंट्री के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में मोनोलिथिक एलिट्स होते हैं। मोनोलिथिक एलिट्स का क्या मतलब होता है? वहां पर आपके पास में एलिट्स के केस में चॉइस नहीं होती, एक ही प्रकार के एलिट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चॉइस है, सिंगल पार्टी है ना वहाँ पे, हमारे यहाँ पे चॉइस है कि हम बीजेपी के एलिट को चूज कर सकते हैं या कांग्रेस के एलिट को चूज कर सकते हैं। वहाँ उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। सोशलिस्ट पार्टीज होती है, सोशलिस्ट कंट्री स्पेशली, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सोशलिस्ट कंट्रीज में कोई भी चॉइस नहीं होती, बिकॉज वहाँ मोनोलिथिक एलिट्स होते हैं, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है। दे डोंट हैव द चॉइस, पीपल डोंट हैव द चॉइस। लेकिन लिबरल कंट्रीज में एटलीस्ट, क्योंकि एलिट स्ट्रक्चर फ्रैक्चर्ड है, एलिट स्ट्रक्चर में फ्रैक्चर्ड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे चॉइस रहती है। जैसे कि यूएसए का केस लेते हैं, यूएसए में दो पार्टीज है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो अगर आपको ओबामा नहीं पसंद है तो ट्रंप को वोट कर दो, ट्रंप नहीं पसंद है तो ओबामा को वोट कर दो, सेम चीज। चॉइस तो है, लेकिन इंडिया में भी ऐसे ही चॉइस है। तो एटलीस्ट लिबरल कंट्रीज में सोशलिस्ट कंट्री के मुकाबले ज्यादा डेमोक्रेटिक है वो, ऐसा इन्होंने बोला। ये इनका कहना था कि जहां पर भी मल्टीपल पार्टीज होती हैं तो वहां लोग अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है रेमंड एरन का आइडिया। अब आते हैं एंथनी डाउन्स एंड शॉम पीटर। एंथनी डाउन्स एंड शॉम पीटर ने मार्केट मॉडल दिया है डेमोक्रेसी का। ये डेमोक्रेसी में भी एज इट इज हमारा ओवरलैप होगा। एंथनी डाउन्स का कहना है कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। डेमोक्रेसी एक मार्केट की तरह है, मार्केट की तरह है जहाँ पे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स हैं और वोटर्स कंज्यूमर्स हैं। वोटर्स को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उस हिसाब से वो अपना एलिट चुन लेता है, ठीक है। वोटर्स अपना एलीट क्लास अपनी चुनेंगे। जैसे आपने, आपको लगा कि जैसे मोदी ने बोला अपनी स्पीच में कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा, तो सब लोगों को चाहिए था, तो सब लोगों ने उस हिसाब से मार्केट में जो जो चीजें बोल रहे, राहुल गांधी भी कुछ बोल के जा रहे थे, कोई दूसरे नेता कुछ और बोल के जा रहे होंगे, मोदी कुछ और बोल के जा रहे थे। तो अब तो ये हम पे डिपेंड करता है, वी आर कंज्यूमर्स। हम मार्केट में हैं और हम देख रहे हैं कि कौन क्या बेच रहा है, कि कौन क्या देगा हमको, कौन क्या हमारे लिए करेगा। तो पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोडक्ट बना करके मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, ऐसे ही पॉलिटिशियंस होते हैं पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर।
तो एंथनी डाउन एंड छाम्पेटर का कहना था कि डेमोक्रेसी एक मार्केट मॉडल की तरह, एक मार्केट की तरह, बाजार की तरह है, जहाँ पर वोटर्स जाते हैं कंज्यूमर की तरह, जो उनको लगता है कि अच्छा ये ठीक चीज़ बोल रहा है, मतलब ये हमारे भलाई के लिए कुछ कर सकता है, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, सो लेट्स परचेज इट, या फिर इनके फेवर में हम वोट दे देते हैं, ये पूछा था। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर लोग वोट दे आएंगे वहां पर। तो वोटर्स का रोल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, एम्पावर्ड नहीं है, इनके पास में पावर नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ सिलेक्शन यानी एम्पेरिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कि इस प्रोसीजर के थ्रू ये एलीट क्लास को, जिसको इनको लगता है उसको पावर में लेकर के आएंगे, लेकिन पावर हमेशा फिर भी रहेगी एलीट क्लास के पास में। अंडरस्टूड? एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब सी राइट में रह गया है, क्योंकि आज का हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको कल कवर करेंगे, कल भी आपकी 2 क्लासेस हैं। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा सा रह गया, उसके बाद डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगा, और डेमोक्रेसी का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, डेमोक्रेसी में स्पेशली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एक क्लास में खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ये करेंगे। टुमारो क्लास इज एट 1:30 PM। एक क्लास आपकी 1:30 पे है, दूसरी क्लास आपकी इस टाइम पे है जो अभी हुई थी 6:30 PM। ठीक है, ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस क्लास। अब बाकी हम बाद में कवर करेंगे, बाकी जब एक बार पावर का टॉपिक कंप्लीट होगा देन आई विल शेयर द फुल फ्लेजेड PDF ऑफ पावर। राइट नाउ जस्ट आप पुराना वाला रिवाइज कर सकते हैं, कल सुबह 8 बजे आंसर राइटिंग के सेशन में कार्ल मार्क्स तक पढ़ के आइएगा, प्लेटो टू कार्ल मार्क्स रिवाइज करिए, आई गिव यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट, आपको फीडबैक दिया जाएगा लाइव क्लास में कि आपने कैसे लिखा है, कैसे इम्प्रूव करना है। मैकियावेलियन थ्योरी ऑफ फॉर्च्यून है, यस, बैड लक को लेकर के बोलते हैं, वो फॉर्च्यून की बात करते हैं, दैट बैड लक कभी भी आ सकता है। वही सेम चीज हमने कवर की है। ठीक है, so this is it, thank you very much, bye bye, good night.